हेलो गाइस, आज की वीडियो में जो हार्मोन्स हम कवर करेंगे वो हैं थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड हमारे पास नेक में प्रेजेंट होता है। ये 3 हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है। जो इसके पहले 2 हार्मोन है T4 थायरोक्सिन और T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, ये दोनों एमाइंस हैं। जबकि जो इसका तीसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन है वो हमारे पास पेप्टाइड में है। कैल्सिटोनिन का काम होता है कि ये कैल्शियम की डिपोजिशन करवाता है बोन में, और जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कैल्शियम की कंसनट्रेशन है उसको कम करता है। थायराइड ग्लैंड की 93% सेक्रीशन T4 की फॉर्म में होती है, जबकि रिमेनिंग 7% सेक्रीशन T3 की फॉर्म में होती है। दोनों के फंक्शंस बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस इंटेंसिटी ऑफ एक्शन का है। जो T3 है वो 4 टाइम्स पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू T4। जब ये दोनों ब्लड में सेक्रीट होते हैं तो 99% ये बाइंड कर जाते हैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन के साथ, और थोड़ी सी अमाउंट में थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन के साथ। ये आहिस्ता आहिस्ता टिश्यूज़ के को रिलीज़ होते हैं इन प्रोटीन से। आयोडीन की हमें पर ईयर रिक्वायरमेंट होती है 50 mg, और पर वीक देखें तो 1 mg आयोडीन रिक्वायर होता है। इन दोनों का जो हमारे पास है ऑनसेट एक्शन का जो होता है, इनका लेटेंट पीरियड ज़्यादा होता है। इनका स्लो ऑनसेट होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इन हार्मोन्स का, वो हम आगे जाके देखेंगे। अब सबसे पहले हम थोड़ी सी थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड में हमारे पास होते हैं डिफरेंट फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो फॉलिकल्स हैं उनके अंदर जो एक फॉलिकुलर सेल है वो हमारे पास क्यूबॉइडल होता है। ये सेंटर में हमारे पास फॉलिकल के कोलोइड प्रेजेंट होता है। कोलोइड का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होता है थायरोग्लोबुलिन। उसके बाद हमारे पास फॉलिकल्स के दरमियान में हमारे पास कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। इसका आप जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे वो आप हिस्टोलॉजी में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी सिक्रीशन देख लेते हैं। हमारे पास जो सेल है, एक फॉलिकुलर सेल, एक फॉलिकल का, इसकी एक बेसल साइड है और दूसरी इसकी एपिकल साइड है। जो इसकी एपिकल साइड है वो हमारे पास कोलोइड की तरफ फेस है उसका, और जो बेजल साइड है उस पर हमारे पास एक आयोडाइड का हमारे पास ट्रांसपोर्ट पंप होता है, जो हमारे पास आयोडाइड आइन क्लोराइड आइन की तरह ही एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसके बाद ब्लड से यहाँ पर हमारे पास आयोडाइड ट्रांसपोर्ट पंप की वजह से ये सेल के अंदर एंटर हो जाता है। ये पंप बहुत हाईली एक्टिव होता है। ये हमारे पास 30 टाइम्स इसको कंसनट्रेट कर सकता है आयोडाइड आइन को सेल के अंदर एज़ कम्पेयर टू विद इन द ब्लड, और अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत है तो ये हमारे पास 250 टाइम्स भी कंसनट्रेट कर सकता है। जो हमारे पास एक फॉलिकल सेल है वो ये फॉलिकुलर सेल है, ये हमारे पास प्रोटीन सिक्रीटिंग सेल्स हैं। इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जी अपरेटस भी है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो गोल्जी अपरेटस है, ये हमारे पास थायरोग्लोबिन प्रिकर्सर बनाएंगे। जो थायरोग्लोबुलिन होता है ये हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके अंदर 70 टायरोसिन अमाइनो एसिड्स के रेजिड्यू प्रेजेंट होते हैं। टायरोसिन अमाइनो एसिड्स ही वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आयोडीन के साथ बाइंड करते हैं और फिर हमारे पास थायराइड हार्मोन्स बन जाते हैं। वो हम फर्दर आगे देखते हैं कि होता क्या है। ये जो हमारे पास वेजिकल्स हैं ये आगे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन के पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम होता है परऑक्सीडेज। ये जो हमारे पास एंजाइम परऑक्सीडेज होता है ये या तो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है या उसके करीब प्रेजेंट होता है। ये H2O2 को यूज़ करते हुए जो हमारे पास आयोडाइड आइंस होते हैं उनको हमारे पास उनकी ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट करता है, या तो उसे नेसेंट आयोडीन में बना देगा या आयोडीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो ये ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन होता है ये हमारे पास जो टायरोसिन अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारे पास थायरोग्लोबुलिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। ये डायरेक्टली बाइंड करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन। ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम होता है आयोडीनेज प्रेजेंट होता है जो इस रिएक्शन को फास्ट कर रहा होता है, जो इसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा में इनको कपलिंग करवा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास एक आयोडीन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है आके टायरोसिन के साथ तो हम उसे कहते हैं MIT, मोनो आइडोटायरोसिन। अगर 2 बाइंड करेंगे तो हम उसे कहेंगे डाई आइडोटायरोसिन। अगर एक MIT और एक DIT आपस में बाइंड करेंगे तो हम उसे कहेंगे ट्राई आइडोथायरोनिन यानी T3। और अगर 2 DIT आपस में अटैच होते हैं तो हम उसे कहेंगे T4 यानी थायरोक्सिन। अब हम देख लेते हैं, अब ये हमारे पास कोलोइड है, ये उसके अंदर ये हमारे पास हार्मोन्स प्रेजेंट है जो कि थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच है। इसीलिए थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि अपने हार्मोन्स को स्टोर करता है। अगर इन हार्मोन्स की जो ये स्टोर रहते हैं 2 मंथ्स तक तकरीबन, इसलिए अगर इनकी डेफिशिएंसी भी हो जाए तो उसके सिम्टम्स 2 मंथ्स के बाद तक आते हैं। अब उसके बाद हमने इसकी सिक्रीशन देखनी है। सिंथेसिस तो हो गई हार्मोन की कि किस तरह बनने थे, अब इन्होंने ब्लड में किस तरह एंटर होना है तो अब वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास सूडोपोड लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, एक्सटेंड करती हैं, वो इसके गिर्द एक वेसिकल बनाती हैं, फिर अपनी ये दोनों आपस में जाके अटैच हो जाती हैं और एक वेसिकल होता है जो अंदर की तरफ चला जाता है। यहाँ पर फैगोसाइटोसिस हुई है।
अब जब ये अंदर जाता है तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं लाइजोसोम्स, वो आके इसके साथ अटैच करते हैं, डाइजेस्टिव वेसिकल बन जाता है। और आपको पता है लाइजोसोम्स के अंदर हमारे पास प्रोटीएजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी डाइजेशन करते हैं। तो हमारे पास वो प्रोटीएजेस T3 और T4 को रिलीज़ करा देते हैं, उनकी सिक्रीशन हो जाती है। हमारे पास जो प्रोटीएजेस हैं वो MIT और DIT को भी तोड़ देते हैं, थायरोग्लोबिन से अलग कर देते हैं। अब जो MIT और DIT हैं इनको डीआयोडीनेसिस होते हैं, वो इनकी यानी इनसे आयोडीन का जो रेसिड्यू है उसे हटा देते हैं और टायरोसिन अलग रिलीज़ हो जाता है। अगर ये डीआयोडीनेसिस की एब्सेंस हो जाए तो हमारे पास आयोडाइन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो हार्मोन्स है उसकी डेफिशिएंसी होगी और फिर हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म का केस आ सकता है। ये भी एक कॉज होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की। अब हम देख लेते हैं इसकी रेगुलेशन देखने के लिए हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस हमारे पास TRH रिलीज़ करता है। TRH हमारे पास ये एक ट्राईपेप्टाइड हार्मोन है। इसमें 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास फोस्फोलाइपेज सेकंड मैसेंजर के तौर पे इसके सिस्टम से एक्ट करता है। जब ये जाके बाइंड करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल से, तो जाके ये अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और फिर फोस्फोलाइपेज से को एक्टिवेट कर देगा C को, और फिर उसके बाद DAG और IP3 वगैरह मोलिक्यूल्स होंगे जो फर्दर आगे सिग्नलिंग कर रहे होते हैं। तो वो हम बायोकेम में पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना याद रखिएगा जो TRH है उसका मैकेनिज्म है वो एक्शन है फोस्फोलाइपेज सेकंड मैसेंजर के सिस्टम। ठीक है, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है TSH हमारे पास साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर के से काम करता है। ये TSH जाके थायराइड ग्लैंड के यानी थायराइड के जो फोलिकुलर सेल्स हैं उन पे जाके बाइंड करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो वहाँ पे G प्रोटीन एक्टिवेशन होगी, अल्फा यूनिट्स अलग हो जाएगा, बीटा गैमा अलग हो जाएंगे। अल्फा जाके हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम होता है, उसके साथ जाके अटैच हो जाता है, उसे एक्टिवेट कर रहा होता है, वो ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर रहा होता है। साइक्लिक AMP की कंसनट्रेशन रेज करती है, फिर हमारे पास PKA एक्टिवेट हो जाता है। वो फर्दर है, बस आप फिलहाल तो इतना याद रखेंगे, बस ये साइक्लिक AMP से की कंसनट्रेशन ज़्यादा करके काम कर रहा होता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड अपने फिर हार्मोन सेक्रेट करता है T3 T4। अगर हमारे पास T3 और T4 की नॉर्मल कंसनट्रेशन से 1.7 टाइम्स ज़्यादा हो जाए तो फिर ये क्या होता है, T3 T4 ना नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ये जाके TSH की कंसनट्रेशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से T3 T4 की कंसनट्रेशन भी कम हो जाती है। इस तरह इनकी रेगुलेशन होती है। उसके बाद हम इसका रिसेप्टर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे T3 और T4 दोनों एंटर हो रहे हैं। जो T4 एंटर होता है तो T4 की हमारे पास यहाँ पे एक जो उसका आयोडाइड रेजिड्यू होता है वो हटा लिया जाता है, तो उसे भी T3 में कन्वर्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं थायराइड हार्मोन के वो ज़्यादा अच्छा उनकी हाई एफिनिटी होती है T3 के लिए एज़ कम्पेयर टू T4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आयोडीनेज एंजाइम है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो इसका रिसेप्टर होता है या तो वो DNA के साथ ऑलरेडी बाइंड किया होगा या वो प्रॉक्सिमिटी में पड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो इसका जो रिसेप्टर होता है वो रेटिनॉइड X रिसेप्टर के साथ एक हेटेरोडाइमर बनाता है, इन दोनों आपस में अटैच हुए होते हैं। और जो इनकी साइड होती है वो होती है थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद जब ये आके जो हमारे पास हार्मोन आके इस रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो कॉन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं और ये हमारे पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन से बनता है mRNA, वो न्यूक्लियस से बाहर जाता है, यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर, ये उनके पास जाएगा, वो इसकी ट्रांसलेशन कर देंगे और प्रोटीन्स बनेंगे। यही प्रोटीन्स हैं जो आगे फर्दर जो इसके हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं इस थायराइड हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं वो ये प्रोटीन्स आगे कैरी ऑन करेंगी। तो इनके हम थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं। जो सबसे पहला फंक्शन होता है ना थायराइड हार्मोन का, वो हमारे पास होता है कि ये हमारे पास जो बॉडी का BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि हमारे पास तमाम सेल्स के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर जाता है, तो हम कहते तो हमारे पास ओवरऑल बॉडी का भी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर जाता है 60 to 100%। उसके बाद जो थायराइड हार्मोन है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, उनके अंदर उनका सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, उनका साइज़ भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम ATPase पंप्स होते हैं ये उनकी एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ये मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है सोडियम के लिए उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। तो ज़्यादा सी बात है, जब सोडियम के लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, सोडियम बाहर ज़्यादा सेल के अंदर कम है तो सोडियम बाहर से अंदर आएगा, जब सोडियम बाहर से अंदर आएगा तो ये पंप एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ज़्यादा सोडियम को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं।
उसके बाद इसी प्रोसेस के अंदर हीट भी जनरेट होती है, और यही हम कहते हैं कि हमारे पास जो बॉडी में अगर हम थायराइड हार्मोन को देखें तो हीट जनरेशन स्टेप है, तो वो इन पम्प्स की एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चूँकि ये हमारे पास प्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा कर रहे हैं। अब प्रोटीन्स को उन प्रोटीन्स में से बाज़ इंजाइम्स भी होते हैं, और कुछ इंजाइम्स को अपने लिए एक्शन के लिए को इंजाइम्स को विटामिन चाहिए होते हैं, तो इसलिए हमारे पास विटामिन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर जाती है जब थायराइड हार्मोन्स के लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएँ। तो फैट मेटाबॉलिज्म पे इसका ये इफेक्ट होता है कि ये हमारे पास मोबिलाइजेशन करवाता है लिपिड्स की, हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स का लेवल भी इंक्रीज़ कर जाता है, और इनकी ऑक्सीडेशन भी हो जाती है ज़्यादा, यानी एसिटाइल कोए की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी। दूसरी तरफ जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ये उनका प्लाज्मा में लेवल कम कर रहा होता है। इसलिए अगर किसी में अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, जो कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म में पढ़ेंगे अच्छी तरह डिटेल से, तो उनमें हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन के कम होने से प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, फॉस्फोलिपिड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, टैग्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिनकी अकोमोलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वो ये किस तरह करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है। ये क्या करता है, ये ना कोलेस्ट्रॉल की सिक्रीशन बाइल में ज़्यादा कर देता है, बाइल में सिक्रीशन ज़्यादा करता है, तो फिर उसके बाद ये फीसिस में उनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा करवा देता है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में ये हर चीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। वहाँ से देखें जहाँ से एब्जॉर्प्शन होनी है, यानी ये हमारे पास इंटेस्टाइन से जहाँ से अपटेक होना है उसे हम इंटेस्टाइन से जहाँ से एब्जॉर्प्शन होनी है उसे भी ज़्यादा कर देगा। उसके बाद ये हमारे पास सेल के अंदर जो अपटेक है उसका भी ज़्यादा कर देगा, ग्लूकोज का। उसके बाद इंसुलिन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, ग्लाइकोलाइसिस भी ज़्यादा हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ज़्यादा, यानी हर एस्पेक्ट से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ ही कर रहा है। उसके बाद हार्ट रेट को देखें, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करता है। कार्डियक आउटपुट का इंक्रीज़ करना, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन रही है, तो फिर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। उसके अलावा हमारे पास क्योंकि हीट बन रही है, तो जो हमारे पास स्किन है उसकी ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन हो रही है, वैसोडाइलेशन होने से भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, तो ज़्यादा 60% तक इंक्रीज़ हो सकता है हमारे पास कार्डियक आउटपुट थायराइड हार्मोन के बढ़ने से। उसके बाद हमारे पास ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, और हार्ट रेट जो हमें लगा था कि ज़्यादा हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट के बढ़ने से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद उससे भी ज़्यादा हार्ट रेट अगर हम कंपेयर करें तो कार्डियक आउटपुट के इतना बढ़ने से उससे ज़्यादा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसकी वजह ये है कि जो थायराइड हार्मोन्स है इनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऐसे नोड्स पे, तो ये हमारे पास जो रेट है हार्ट का वो ज़्यादा कर देते हैं। यानी ये हमारे पास एक बहुत अच्छा साइन होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में टैचिकार्डिया होता है, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्रेडिकार्डिया होता है। हार्ट की स्ट्रेंथ को देखें, अगर स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो मसल्स होंगे वो हमारे पास इंक्रीज़ रिएक्ट करेंगे, जैसे कि फीवर वगैरह के केसेस में होता है, एक्सरसाइज के केस में होता है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ किया जाता है तो क्योंकि हमारे पास इंजाइम ज़्यादा ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे पास इनकी जो स्ट्रेंथ थी, जो जिस स्ट्रेंथ से की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी वो कम हो जाएगी। उसके बाद रेस्पिरेशन पे साइज पता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज़ होगी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एलिमिनेट करनी है बॉडी से, तो हमारे पास रेस्पिरेशन की जो डेप्थ है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, और जो रेट है वो भी इंक्रीज़ करेगा। जीआई मोटिलिटी पे ये देखेंगे सेक्रीशन को भी इंक्रीज़ कर जाता है, मोटिलिटी को भी इंक्रीज़ कर रहा है। इसीलिए हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारे पास डायरिया होगा, और हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होगी। मसल्स में वही है जो हार्ट का है, थोड़ा इंक्रीज़ होगा तो मसल ज़्यादा पावर से रिएक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास वीकनेस होगी। और ट्रेमर्स भी होते हैं हमारे पास। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में हमारे पास फाइन ट्रेमर दिखता है हमें, जो कि हम पेपर रख कर, यानी जो हमारे हैंड होते हैं प्रोनेशन में, हम उसके ऊपर पेपर रख के देखते हैं तो हमें वो ट्रेमर बहुत अच्छी तरह नज़र आता है, तो ये उसका एक साइन होता है। स्लीप में ये होता है कि पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन स्लीप होती है, क्योंकि उसका जो मसल ब्रेक डाउन होता है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में डिफ़िकल्ट इन स्लीप होता है, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में सोमनोलेंस होती है। 12 से 14 आवर्स आपका पेशेंट सो रहा होगा। ठीक है, और दूसरे ग्लैंड्स पे हम देखेंगे तो हमारे पास इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है, यानी हर ग्लैंड का फंक्शन इंक्रीज़ करा है। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो चुका है, तो इंसुलिन की ज़रूरत ज़्यादा है, इंसुलिन का ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म को भी थायराइड हार्मोन इफेक्ट कर रहा होता है, तो पीटीएच का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। ये जो हमारे पास एड्रीनोकोर्टिको हार्मोन्स होते हैं उनकी एक्सक्रीशन को, यानी उनकी इनएक्टिवेशन को ये इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो फिर नेगेटिव फीडबैक के लिए, क्योंकि ये उनकी इनएक्टिवेशन करवा रहा है, तो इनका हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ हो रहा होता है। उसके बाद सेक्शुअल फंक्शन पे हमारे पास ये होगा कि मैन में अगर तो हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हमारे पास लॉस ऑफ लिबिडो होगा, और अगर हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म है तो हमारे पास इंपोर्टेंस होगी। फीमेल में भी हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।